दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी आज से 5000 साल पहले की है। तब पिरामिड की शुरुआत भी नहीं हुई थी, जिस दौर में इजिप्ट के लोग छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। और उसी दौर में वहां पर एक खतरनाक कबीला आया। उस कबीले का सरदार था मेमन। वह बहुत ही क्रूर था और तलवारबाजी में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने वहां के सारे कबीलों पर अटैक करके अपना कब्जा जमा लिया। मेमन आज तक कोई युद्ध नहीं हारा था और उसकी जीत का कारण एक खूबसूरत जादूगरनी कसांड्रा है, जो अपनी शक्तियों से भविष्य में होने वाले युद्ध के परिणाम उसे पहले ही बता देती थी। और इसी वजह से मेमन अजेय बना हुआ था। अब बस कुछ ही कबीले बचे थे जो मेमन से लड़ना नहीं चाहते थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मेमन की जादूगरनी कसांड्रा, क्योंकि उसके होते हुए वो कभी भी मेमन से जीत नहीं पाएंगे। और इसी बात को लेकर वो आपस में ही झगड़ने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक कबीले का सरदार, जिसका नाम फिरौन था, वो किसी भी कीमत पर मेमन को हराना चाहता था। और इसलिए वो 3 जाबाज योद्धाओं को बुलाता है। उनमें से सबसे खतरनाक योद्धा का नाम था मैथ्यू। अब फिरौन उन तीनों को एक मिशन देता है मेमन की जादूगरनी कसांड्रा को जान से मारने का। और इस काम के बदले वो उन्हें अपने खजाने के आखिरी बेशकीमती लाल पत्थर उन्हें देता है। लेकिन उन्हीं में से एक कबीले का सरदार, जिसका नाम वक्तावर है, वो इस फैसले से खुश नहीं था। इसके बाद वह तीनों योद्धा जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। और कुछ घंटों के सफर के बाद मैथ्यू, उसका भाई और उसका एक और साथी मेमन के उस ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां मेमन और जादूगरनी कसांड्रा रुके होते हैं। अब वहां पहुंचकर वो तीनों एक एक करके मेमन के सैनिकों का सफाया करते हुए जादूगरनी कसांड्रा को ढूंढने लगते हैं। तभी हम मेमन के कुछ सैनिकों को देखते हैं जो एक चोर को उल्टा लटकाकर उसे मारने वाले थे। लेकिन तभी मैथ्यू उन सैनिकों को मारकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक मेमन के सिपाही उन पर तीरों से हमला कर देते हैं, जिसमें मैथ्यू तो खुद को बचा लेता है, लेकिन उसके भाई और उसके साथी को तीर लग जाता है, जिसमें उसका एक साथी तो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद मैथ्यू एक तंबू में घुस जाता है, जहां पर उसे जादूगरनी कसेंड्रा मिल जाती है। अब जैसे ही मैथ्यू उस पर तीर चलाने वाला होता है, तभी कसेंड्रा उससे कहती है कि मैथ्यू, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और मुझे पता है तुम यहां किस लिए आए हो। तभी वहां पर मेमन के सिपाही आ जाते हैं और मैथ्यू से फाइट करने लगते हैं। इसके बाद मैथ्यू पकड़ा जाता है और उसे मेमन के पास ले जाया जाता है। तभी यहां पर सरदार फेरौन का बेटा भी आ जाता है, जिसके हाथ में उसके पिता का सिर था। दरअसल उसने अपने पिता को मारकर मेमन से हाथ मिला लिया था। तभी हम देखते हैं कि मैथ्यू का भाई अभी जिंदा था। मेमन के सैनिक उसे वहां लाते हैं। इसके बाद मेमन मैथ्यू के भाई को उसकी आंखों के सामने ही मार देता है और अब वो मैथ्यू को भी मारने वाला था। लेकिन तभी कसांड्रा उससे कहती है कि आज इसका नसीब उसके साथ है। आज आप उसे नहीं मार सकते। और अगर तुमने या तुम्हारे किसी सैनिक ने मैथ्यू को मारने की कोशिश की तो यह तुम्हारे विनाश की शुरुआत होगी। कसांड्रा कि कहीं हर एक बात हमेशा सच साबित होती थी और इसलिए मेमन उसकी बात मान लेता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैथ्यू और उस चोर को जमीन में गाड़ दिया जाता है। सिर्फ उन दोनों के सिर जमीन के ऊपर थे। इसके बाद कुछ सैनिक लाल चींटियों के बांबी में जलती हुई लकड़ी डाल देते हैं, जिससे वो जहरीली चींटियां उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। वह चींटियां इतनी खतरनाक होती हैं कि वह उन दोनों को कुछ ही मिनटों में कंकाल बना सकती है। लेकिन इससे पहले ही वह चोर वहां से 9-2-11 हो जाता है और मेमन के सैनिकों पर पीछे से अटैक करता है, जिसके चलते उन चींटियों की बांबी टूट जाती हैं और अब वो चींटियां चारों तरफ से मैथ्यू की ओर बढ़ने लगती हैं। अब मैथ्यू उस चोर से उसकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस पर वह चोर कहता है कि पहले वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे और हमेशा अपने साथ रखोगे और लूट का आधा हिस्सा मुझे दोगे। अब मैथ्यू उसकी सभी मांगों को मान लेता है। इसके बाद चोर उसे बचा लेता है। अब मैथ्यू अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उस चोर को वहीं छोड़कर वहां से मेमन के राज्य कुमोरा की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम मेमन को देखते हैं, जो कसांड्रा के पास आता है और उससे पूछता है कि आज का दिन कैसा रहेगा। इस पर कसांड्रा उससे कहती हैं कि आज तुम पश्चिम पर कब्जा कर लोगे। मेमन कहता है कि वह बचे हुए कबीलों पर हमला करके पूरे राज्य पर शासन करेगा और अमन कायम करेगा।
इस पर कसांड्रा कहती है कि लड़ाई और खून खराबे से कभी अमन कायम नहीं हो सकता। जिस पर मेमन कहता है, इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है, और जब मैं इस देश का राजा बनूंगा तब मैं तुमसे शादी करूंगा। तब कसांड्रा कहती हैं कि जब तक मैं कुंवारी हूं तब तक ही मुझ में भविष्य देखने की शक्तियां रहेगी। अगर तुमने मुझसे रिश्ता बनाया तो मेरी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ मैथ्यू और वो चोर मेमन के शहर में पहुंच जाते हैं। अब वह चोर मैथ्यू से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन मेमन ने मुझ पर इनाम रखा है, इसलिए तुम जाओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूं। अब मैथ्यू उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है और उस शहर में घुसने के लिए मेमन के सैनिकों से कहता है कि मैं इस चोर के बदले इनाम की रकम लेने के लिए आया हूं। इसके बाद उसे जाने दिया जाता है। जब मैथ्यू उस शहर बाजार में जाता है जहां पर कुछ बच्चे मैथ्यू को घेर लेते हैं और उसके लाल पत्थर की पोटली चुराकर भाग जाते हैं। मैथ्यू उस बच्चे का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो उस बच्चे से उसे मेमन के महल तक ले जाने के लिए कहता है और इसके बदले में वो उसे बेशकीमती पत्थर देगा। इस पर वह बच्चा मान जाता है। अब वो बच्चा उसे महल के अंदर ले आता है। तभी मेमन के सैनिक उसे देख लेते हैं। अब मैथ्यू और वो बच्चा एक लैब में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। दरअसल वो एक वैज्ञानिक है और वो बारूद बना रहा होता है। मेमन ने इस वैज्ञानिक को बंदी बना रखा है ताकि वो मेमन के लिए नए नए आविष्कार कर सके। मेमन चाहता है कि वो आदमी एक ऐसे बारूद का निर्माण करे जिसे वह जंग में इस्तेमाल करेगा। इसके बाद मैथ्यू उस आदमी से मेमन के बारे में पूछता है। इस पर बूढ़ा कहता है कि इस समय मेमन तुम्हें कसरत करते हुए अखाड़े में मिलेगा। इसके बाद वह बच्चा मैथ्यू को उस जगह पर लेकर जाता है जहां से वह मेमन पर निशाना लगा सकता था। अब मैथ्यू उस बच्चे को उसके काम के बदले में उसे एक लाल पत्थर दे देता है। इसके बाद वो जैसे ही मेमन को टपकाने के लिए उस पर निशाना लगाता है, मेमन के सैनिक उस बच्चे को उस कीमती लाल पत्थर के साथ पकड़ लेते हैं और उसे मेमन के पास लाया जाता है। अब मेमन उस पत्थर को चुराने के जुर्म में उस बच्चे का हाथ काटने का आदेश देता है, क्योंकि इजिप्ट में चोरी करने वाले की यही सजा है। जैसे ही मेमन का सैनिक उस बच्चे का हाथ काटने के लिए हथियार उठाता है, मैथ्यू को मजबूर होकर उस बच्चे को बचाने के लिए उसके सैनिक पर निशाना लगाना पड़ता है, जिसके चलते मेमन सतर्क हो जाता है और बच जाता है। जिसके बाद मेमन के सैनिक मैथ्यू पर तीर चलाने लगते हैं और मैथ्यू को वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद वो छुपने के लिए वापस उस वैज्ञानिक की लैब में घुस जाता है और उसके बनाए यंत्र से जंप लगाकर मेमन की दासियों के कक्ष में गिरता है। अब मैथ्यू उन दासियों के बीच फंस जाता है और तभी मेमन के सैनिक भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद मैथ्यू उन सैनिकों से फाइट करते हुए महल से नीचे गिरकर लटक जाता और सीधा जादूगरनी कसांड्रा के कक्ष में जा गिरता है। उस समय जादूगरनी कसांड्रा स्नान कर रही होती हैं। तभी मेमन के सैनिक वहां भी आ जाते हैं। अब मैथ्यू उस जादूगरनी को अपने साथ लेकर पानी के रास्ते महल से बाहर आ जाता है, जहां पर एक बच्चा कुएं में सिक्का डालकर विष मांग रहा होता है। इसके बाद मैथ्यू और कसांड्रा भेष बदलकर महल से बाहर आ जाते हैं और अपने ऊंट पर बैठकर मुर्दों की घाटी की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वह जानता था कि मेमन कसांड्रा को उससे छुड़ाने के लिए महल से बाहर जरूर आएगा। दूसरी तरफ महल में सभी को पता चल जाता है कि कसांड्रा महल में नहीं है। अब मेमन अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ और मैथ्यूज को मार डालो और कसांड्रा को वापस महल में ले आओ, और वो उन्हें जानलेवा बिच्छू के जहर से भीगा हुआ तीर अपने सैनिकों को देता है। अब वो तीनों मुर्दों की घाटी तक पहुंच जाते हैं और रात हो जाने पर वो तीनों वहीं पर सो जाते हैं। तब कसांड्रा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में रस्सी बंधी होती है। अब मथायस जादूगरनी से पूछता है कि क्या तुम मेमन के पास वापस जाना चाहती हो। कसांड्रा उसे बताती हैं कि वह मेमन के पास वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसने मुझे बचपन से बंदी बनाकर अपनी कैद में रखा था ताकि मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे राज्य पर कब्जा कर सके। अब मैथ्यू उससे पूछता है कि उस रात तुमने मुझे क्यों बचाया। इस पर कसांड्रा जवाब देती हैं कि मुझे पता था कि तुम मुझे मेमन की कैद से आजाद कर दोगे। इसके बाद मैथ्यू उसके पैरों में बंधी रस्सी को काट देता है और कहता है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। लेकिन कसांड्रा अब उसके साथ ही रुकने का फैसला करती हैं। फिर अगले दिन वह तीनों अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं। तभी मैथ्यूज को रेत के तूफान की आहट होती है और इसके बाद वो एक बांस की नली में हीरा डालकर देखता है
तो उसे मेमन के सैनिक उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। अब मैथ्यूज उन दोनों को वहीं छोड़कर अकेले ही उनसे भिड़ने अपने ऊंट पर बैठकर निकल पड़ता है। जैसे ही मैथ्यूज उन सैनिकों के करीब पहुंचता है, तभी उसके पीछे से एक बहुत खतरनाक रेत का तूफान आ जाता है, जिसके चलते मेमन के सैनिकों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और अब मैथ्यूज उस तूफान का फायदा उठाकर मेमन के सैनिकों पर अटैक करने लगता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। तभी मेमन के सेनापति को वहां पर एक गुफा नजर आती है। इसके बाद वह अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर उस गुफा में चला जाता है। अब जैसे ही सैनिक गुफा में आगे बढ़ते हैं, रेत का दलदल उन्हें निगल जाता है। इसके बाद उनका सेनापति उन सभी को पत्थरों पर चलने के लिए कहता है, लेकिन मैथ्यूज एक एक करके उन बचे हुए सैनिकों को मार देता है। अब मेमन का सेनापति अकेला ही रह जाता है, इसलिए वह अपनी जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकल आता है। अब मैथ्यूज और उसकी फाइट होती है, और इसी दौरान वो सेनापति बिच्छू के जहर में भीगा हुआ तीर उसके पैर में घुसा देता है, जिससे मैथ्यूज के पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और वो किसी तरह उन दोनों तक पहुंच जाता है। अब रात होने पर मैथ्यूज को बहुत तेज बुखार हो जाता है और उस जहर की वजह से वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। अब जादूगरनी कसांड्रा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैथ्यूज के शरीर से जहर को बाहर निकाल देती है, लेकिन उस जहर के प्रभाव से वो बेहोश हो जाती हैं। लेकिन मैथ्यूज की जान बच जाती है। अगले दिन सुबह मैथ्यूज कसांड्रा से पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। इस पर कसांड्रा उससे कहती हैं कि अपने लोगों को मेमन से आजाद कराने के लिए। अब मैथ्यूज को मेमन के सेनापति के पास एक पक्षी बैठा हुआ मिलता है। इसके बाद वो उस सेनापति के लॉकेट को उस पक्षी के जरिए मेमन तक पहुंचाता है, जिसे देखकर मेमन समझ जाता है कि उसने उसके सभी लोगों को मार दिया है। लेकिन मेमन सबसे झूठ बोलता है। इसके बाद वो अपने खास लोगों से कहता है कि कसांड्रा मैथ्यूज के साथ है और वो हमारी ओर बढ़ रहा है, जाओ और उसे खत्म कर दो। दूसरी तरफ मैथ्यूज, कसांड्रा और वो चोर रेगिस्तान के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक ब्लास्ट होता हुआ नजर आता है। तभी उन्हें वहीं पर वह बूढ़ा वैज्ञानिक भी दिखाई देता है, जो अब बारूद बनाने में कामयाब हो गया है। और इसके बाद वो वैज्ञानिक भी मैथ्यूज की टोली में शामिल हो जाता है। चलते चलते उन्हें एक जगह बहता हुआ पानी दिखाई देता है। वो सब बहुत प्यासे लग रहे थे। जैसे ही वो सभी पानी पीने लगते हैं, वक्तावर के कबीले के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। दरअसल इस कबीले के लोग मेमन से छुपकर रहते थे और इसलिए अब तक बचे हुए थे। अब उन चारों को वक्तावर के सामने पेश किया जाता है। अब वक्तावर अपने लोगों से जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उस जादूगरनी को ढूंढते हुए मेमन उनके कबीले तक पहुंच जाएगा और फिर उसके कबीले पर अटैक कर देगा। लेकिन तभी मैथ्यूज खुद को छुड़ाकर वक्तावर से कहता है कि तुम्हें उसे मारने से पहले मुझसे निपटना होगा। यह दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते करते थे। अब वह दोनों एक दूसरे पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। वक्तावर बहुत ही ताकतवर था और वह मैथ्यूज को उठा उठाकर पीटता है। लेकिन जब मैथ्यूज का पारा हाई होता है, तो वो वक्तावर का वक्त बदल कर रख देता है। लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता और वक्तावर से कहता है कि हम सबका एक ही दुश्मन है, और वो है मेमन। इसलिए हम सभी को मिलकर उसके खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए, न कि आपस में लड़कर मर जाएं। इस पर वक्तावर उससे कहता है कि आखिर तुम मेमन की इतनी बड़ी फौज से कैसे लड़ोगे। तब मैथ्यूज कहता है कि उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। उसके बुलंद हौसले को देखकर वक्तावर उसका साथ देने के लिए मान जाता है। अब रात हो जाने पर सभी लोग उस जगह पर रुककर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कसांड्रा के पास एक छोटी बच्ची आती है। जब कसांड्रा उसे टच करती है, उसे उस बच्ची का भविष्य दिखाई देता है, जिसमें वह देखती है कि मेमन ने उस कबीले के लोगों पर अटैक कर दिया है और कबीले के लोगों के साथ उस बच्ची को भी मार दिया है। यह देखकर कसांड्रा मैथ्यूज के पास जाती है और उससे कहती हैं कि मेमन इस कबीले पर अटैक करके सभी को मार देगा। तब मैथ्यूज उससे कहता है कि आने दो उसे, मेमन मेरे हाथों से ही मरेगा। इसके बाद कसांड्रा उसका हाथ पकड़ती है और तब उसके विजन में उसे मैथ्यूज दिखाई देता है, जिसकी पीठ में तीर लग जाता है। अब कसांड्रा उससे कहती हैं कि अगर तुम मेमन का सामना करोगे तो तुम मारे जाओगे। जिस पर मैथ्यू उससे कहता है कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और जैसा कि कसांड्रा ने कहा था कि जब भी वह किसी पुरुष के करीब आएगी तो उसकी सारी दिव्य शक्तियां चली जाएंगी
और वो फिर कभी भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख नहीं पाएगी। इसलिए अब वो अपनी शक्तियों को खो चुकी थी। और रात होने पर कसांड्रा वहां से मैथ्यू के ऊंट पर बैठकर मेमन के महल की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि कसांड्रा नहीं चाहती कि उसकी वजह से कबीले के मासूम लोग मारे जाएं। अब अगले दिन जब मैथ्यू को पता चलता है कि कसांड्रा वापस मेमन के पास उसके महल में चली गई है, तो वह मेमन से उसे बचाने के लिए अकेला ही कमोरा शहर की ओर जाने लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कसांड्रा फिर से मेमन की गुलाम बन जाए। लेकिन वक्तावर उससे कहता है कि अगर तुमने अकेले ही मेमन को मार दिया तो फिर मुझे कौन पूछेगा। इसके बाद वक्तावर भी अपने लोगों को लेकर कमौरा शहर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम मेमन को देखते हैं, जो अपने लोगों से कह रहा होता है कि आज की रात खूब खाओ पियो और जश्न मनाओ, कल सुबह हम जंग पर निकलेंगे। तभी मेमन का एक मंत्री उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि जादूगरनी कसांड्रा महल में नहीं है। अगर एक बार हमारे सैनिक जादूगरनी को देख लेते तो उनका मनोबल बढ़ जाता, क्योंकि अगले दिन उन्हें युद्ध में जाना है। लेकिन मेमन उन्हें फिर से झूठ बोल देता है और कहता है कि वह बीमार है। और तभी वहां पर कसांड्रा भी आ जाती है। इसके बाद मेमन उससे कल होने वाली जंग के नतीजों के बारे में पूछता है। तब कसांड्रा उससे कहती है कि कल जंग में आप जीत जाओगे। लेकिन मेमन को अब जादूगरनी कसांड्रा पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि उसे लगता है कि मैथ्यू ने उसके करीब आने की कोशिश जरूर की होगी और इस वजह से कसांड्रा ने अपनी शक्तियां खो दी हैं। और इसलिए मेमन कसांड्रा को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और इसके बाद वो उस मंत्री को भी मार देता है। और फिर वह अपने एक खास आदमी से महल की पहरेदारी करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मैथ्यू और कबीले के लोग भी मेमन के शहर में आ जाते हैं और वह महल के पहरेदार को चकमा देकर महल में घुस जाते हैं। अब वो बूढ़ा वैज्ञानिक उस चोर के साथ मिलकर बारूद को महल के चारों तरफ बिछाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम मेमन को देखते हैं, जो जादूगरनी कसांड्रा के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उस कातिल ने तुम्हें कैसे जाने दिया। इस पर कसांड्रा उससे कहती हैं कि वो तुम्हें मारना चाहता है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। तब मेमन कसांड्रा से कहता है कि मुझे तुम बदली हुई लग रही हो, मुझे लगता है तुमने अपनी शक्तियों को नष्ट कर दिया है। अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। इसके लिए मेमन अपने सैनिकों से 6 घड़ों को बुलाता है और उनमें से 4 घड़ों में जहरीले सांपों को डाल दिया जाता है। इसके बाद मेमन कसांड्रा से कहता है कि तुम्हारी शक्तियां बरकरार होंगी तो तुम बच जाओगी। अब कसांड्रा एक खाली घड़े में हाथ डालती है। अब सिर्फ एक घड़ा और खाली बचा था, लेकिन मेमन कसांड्रा के चेहरे पर डर देखता है। तभी कसांड्रा सांप वाले घड़े में हाथ डाल देती है और सांप को उसकी तरफ करते हुए उससे कहती हैं कि तुम्हारा वक्त आ चुका है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहां पर मैथ्यू भी आ जाता है और इसके बाद मैथ्यू और मेमन के बीच जोरदार फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ वक्तावर भी मेमन के सैनिकों पर टूट पड़ता है। तभी वहां पर सरदार फेरोन का बेटा भी वहां पर आ जाता है और उसे भी मारकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मैथ्यू की तलवार से वो घड़े फूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो जहरीले सांप उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन मैथ्यू मेमन के साथ साथ उनसे भी निपटता है। अब वक्तावर भी सैनिकों से लड़ते हुए मैथ्यू के पास आ जाता है। तभी वहां पर मेमन सैनिक पीछे से मैथ्यू पर तीर मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कसांड्रा उसकी तरफ भागती है ताकि वह मैथ्यू की जान बचा सके, क्योंकि उसने पहले ही अपने विजन में मैथ्यू को मरते देख लिया था। लेकिन मैथ्यू कसांड्रा को पकड़कर घूम जाता है, जिससे तीर सीधा उसकी पीठ पर लग जाती है। इसके बाद कसांड्रा उसे जान से मार देती है। वहीं अब मैथ्यू बहुत जख्मी हो जाता है। तभी मैथ्यू को वहां पर एक धनुष मिल जाती है और फिर वो अपनी पीठ से उस तीर को निकालकर मेमन पर निशाना लगाता है। लेकिन मेमन अपनी तलवार से तीर को रोकने में माहिर होता है, लेकिन मैथ्यू अपनी पूरी ताकत से तीर को छोड़ता है, जिसके चलते उस तीर को मेमन भी नहीं रोक पाता और तीर सीधा जाकर मेमन के सीने में लगता है। और इसके बाद मेमन महल से नीचे गिरने लगता है। उसी समय वो चोर उनके बिछाए बारूद में आग लगा देता है और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सभी सैनिकों के साथ मेमन भी उस धमाके में मारे जाते हैं और इस तरह मेमन का सफाया हो जाता है। इसके बाद सभी लोग मैथ्यू को अपना राजा मान लेते हैं। इसके अगले दिन कबीले के सभी लोग वापस अपने अपने इलाके में चले जाते हैं। साथ ही वक्तावर भी मैथ्यू को अलविदा कहकर वापस अपने कबीले में लौट जाता है। तब कसांड्रा मैथ्यू से कहती हैं कि मैं देख सकती हूं
कि अब इस राज्य पर कोई खतरा नहीं रहा। जिस पर मैथ्यू उससे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि अगर तुम किसी के करीब आओगी तो तुम्हारी सारी दिव्य शक्तियां चली जाएंगी। तो फिर आज तुमने भविष्य को कैसे देख लिया? तो इस पर कसांड्रा उससे कहती है कि मैंने मेमन से झूठ कहा था ताकि वो मुझसे दूर ही रहे। इसके बाद मैथ्यू पूछता है कि आखिर कब तक हमारे इस राज्य में सुख और शांति बनी रहेगी। इस पर कसांड्रा जवाब देती है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। इस पर मैथ्यू कहता है कि तो फिर हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे, और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। और यहीं पर यह शानदार मूवी खत्म हो जाती है।